Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English grade 10 unit number 3 try again. It is a poem. Try again मतलब दोबारा से कोशिश करना. In this poem we will read about the importance of trying again, the importance of not giving up, कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. एक्चुअली ये पोइम जो है ये आप इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे स्पाइडर्स बने हुए हैं. तो ये जो पोइम है एक किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर एक स्टोरी थी, उसके ऊपर ये बेस करती है. उसमें यही होता है कि वो जो किंग होता है वो बहुत साल से मतलब उसको शिकस्त होती है, तो वो एक गार में जाकर छुप जाता है. उस गार में क्या होता है कि उस गार में वो जाकर देखता है कि एक स्पाइडर है जो अपने घर तक वेब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा. वो फिर गिर जाता है, बार बार ट्राई करता है, 5वीं 6वीं अटेम्प्ट में जाकर वो अपने जो वेब है वहां तक पहुंच सकता है. तो फिर उससे वो किंग ये बात सीखता है कि मुझे भी गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे भी दोबारा से जंग लड़नी चाहिए और अपनी जो सल्तनत है उसको वापस लेना चाहिए. और ऐसा ही हुआ. वो किंग जो है फिर वहां से केव से निकलकर दोबारा उसने फाइट की इंग्लिश आर्मी के साथ और वो विन किया और उसने अपनी जगह वापस ली. तो ये उससे एक्चुअली उसके रेफरेंस में है या उससे मिलती जुलती पोएम है. इसका जो थीम है वो वही स्टोरी है. सो हम इसको रीड करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. दिस a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer. Never fear. Try again. मीनिंग्स लिख लें पहले आप मुश्किल वर्ड्स के. हीड का मतलब होता है तवज्जो देना. सक्सीड मतलब कामयाबी हासिल करना. करेज आपका हौसला, आपकी लगन कुछ भी काम करने के लिए. परसिवेयर का मतलब होता है साबित कदम रहना. कंकर का मतलब होता है पता करना, किसी चीज को जीत लेना, हासिल कर लेना. फियर का मतलब होता है डरना. वो क्या कह रहा है कि दिस इज अ लेसन यू शुड हीड. ये जो सबक है आपको इस पे तवज्जो देनी चाहिए. और वो सबक क्या है? ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करना. पहली बार अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो दोबारा से जब कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई अगेन यू विल गेट सक्सेस. इससे क्या होगा? एक तो ये कि तुम्हारे अंदर जो हौसला है, जो करेज है, तुम्हें अपनी सलाहियतों का पता लगेगा. अगर आप एक बार किसी चीज में फेल हो जाते हो, जब आप उसको दोबारा ट्राई करोगे तो आपकी सलाहियतों का आपको पता लगता है. तो आपके अंदर एक हौसला मंदी आती है कि यस मैं कर सकता हूँ, करेज पैदा होता है. और अगर आप साबित कदम रहते हैं तो फिर आप किसी भी चीज को पता कर लेते हो, कंकर कर लेते हो और बगैर किसी डर के. सो इट मीन्स कि बगैर किसी डर के यू शुड ट्राई अगेन. एक्चुअली है कि दिस पोएम हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन. वो ये बता रहा है पोइट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू अचीव आवर गोल्स, टू अचीव आवर विशेस. हमारे अंदर इतना करेज होना चाहिए, हमारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि वी शुड फेस फेलियर्स एंड वी शुड ट्राई अगेन. हमें उससे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, हमें उसको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट स्टैंजा रीड करेंगे. Once or twice though you should fail, if you would at least prevail. Try again. If we strive, this no disgrace, though we did not win the race. What should you do in that case? Try again. मीनिंग्स लिख रहे हैं आप. प्रिवेल मतलब हासिल कर लेना, किसी चीज पर छा जाना. डिसग्रेस का मतलब होता है बेइज्जती, जिल्लत, बुरा मानना किसी चीज को या बुरा कहना. रेस कहते हैं एनी काइंड ऑफ कंपटीशन, दौड़. स्ट्राइव कहते हैं जदोजहद करना, किसी भी चीज के लिए कोशिश करना. अब वो ये क्या कह रहा है? Once or twice though you should fail, कि एक बार दो बार आप फेल हो सकते हो.
बट एंड में एट लास्ट क्या होगा, आखिरकार क्या होगा कि आप फतह हासिल करोगे, यू वुड प्रिवेल, कि मतलब तुम छा जाओगे, तुम फतह हासिल करोगे, बट कैसे, बाय ट्राई अगेन, अगर आप ट्राई अगेन करेंगे तब, दोबारा कोशिश करोगे तब। इफ वी स्ट्राइव दिस नो डिस्ग्रेस, कह रहे अगर हम किसी भी चीज के लिए स्ट्राइव करते हैं, अगर हम किसी भी चीज के लिए कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये हमारी बेइज्जती नहीं है कि अगर हम बार बार अगर एक ही चीज के लिए कोशिश करें तो दिस इज नॉट अ डिस्ग्रेस, ये जिल्लत नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, बेशक बेशक हम रेस जो है, जो दौड़ है, जो कंपटीशन है, वो नहीं जीते, मतलब जो काम हम करना चाह रहे हैं वो हम नहीं जीतते या हम हासिल नहीं करते, उस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, उस केस में आपको क्या करना चाहिए अगर आप नहीं जीतते, यू शुड ट्राई अगेन। अब इस स्टैंजा में वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और हम उस पर नाकामयाब हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, तो हमें कभी भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, वी शुड ट्राई अगेन, ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें और कामयाब हो जाएं। और उसने ये भी कहा है कि नाकाम होना या किसी चीज के लिए बार बार कोशिश करना बेइज्जती नहीं होती, और हमें यही सोचना है कि अगर हम नहीं जीतते तो हमें क्या करना है, हम फिर से उसको कोशिश करें, मतलब अपना जो हौसला है उसको बुलंद रखना है, कभी भी गिव अप नहीं करना। नेक्स्ट आंसर रीड करेंगे, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, all that other folk can do, why with patience should not you, only keep this rule in view, try again। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स लिख लें डिफिकल्ट वर्ड्स के। टास्क किसे कहते हैं, टास्क आपका कोई भी प्रोजेक्ट, आपका जो भी काम है उसे बोलते हैं। रिवॉर्ड इनाम, फॉक बोलते हैं लोगों को, इंसानों को। पेशेंस सब्र के साथ, और रूल बोलते हैं असूल को। अब वो क्या कह रहा है, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा जो काम है वो मुश्किल है, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई अगेन। जो वक्त है, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा इनाम लेकर आएगा, तो तुम्हें तब तक क्या करना है, ट्राई अगेन। ऑल दैट अदर फॉक कैन डू, मतलब जो सब लोग कर सकते हैं वो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें पेशेंस के साथ, सब्र के साथ उस चीज के लिए मेहनत करनी है और उसका इंतजार करना है। तो कह रहा है कि आपको किस असूल को मद्देनजर रखना है, जस्ट ट्राई अगेन। अब इस लाइंस में वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को अपना काम बहुत मुश्किल लगता है, बहुत उसे लगता है कि ये काम नहीं होगा या बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो अपने जहन में ये याद रखो कि अगर मेहनत करोगे तो वक्त आपको आपका अजर देगा, वक्त के साथ आपको आपका फल जरूर मिलेगा, आपकी मेहनत का आपको सिला मिलेगा। और अगर जो भी काम जो दुनिया वाले कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है कि एक तो पेशेंस मतलब सब्र, और दूसरा ट्राई अगेन, हार्ड वर्क करना है। अब थीम में क्या है, द मैसेज ऑफ द पोएम इज यूनिवर्सल। द पोएट सेज दैट व्हेन द वर्ल्ड से गिव अप, होप विस्पर्स, ट्राई इट वन मोर टाइम। The road to success is dotted with many tempting parting places, so you should keep up trying again and again to cross the road। वो क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई बोलता है, तुम्हें लोग कहते हैं वर्ल्ड से, मतलब दुनिया वाले कहते हैं गिव अप, छोड़ दो, हार मान लो, तो जो उम्मीद होती है वो आपके कान में विस्पर करती है, सरगोशी करती है कि एक और बार ट्राई करो, एक और बार कोशिश करो। कह रहे हैं कि जो कामयाबी की रोड है, सड़क है, वो बहुत सारी मुश्किलात या अप्स एंड डाउन्स के साथ बनी हुई है। अगर आप चाहते हो कि आप इस रोड को क्रॉस कर लो, तो आपको क्या करना है, यू शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज, वोकैबुलरी, राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन में पोएम पे हम बता चुके हैं। फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है मुतरादिफ, मतलब सिमिलर मीनिंग्स ऑफ द वर्ड।
इन वर्ड्स की मीनिंग्स आप डिक्शनरी से देख कर इधर लिखेंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में सिनोनिम्स आते हैं। एक्सप्लेनेशन में इन सबके मीनिंग्स में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपने रजिस्टर पर लिखने हैं, आंसर्स इनके। सिमिली, सिमिली क्या होता है? सिमिली का मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसी के साथ तशबीह करना, किसी के जैसा करार देना, किसी की तरह करार देना। जैसे a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as। वो कह रहे हैं दो ऐसी चीजें जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, लेकिन हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं और ज्यादातर हम लाइक और एज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज फास्ट एज अ हॉर्स। अब ही एंड हॉर्स में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों चीजें डिफरेंट है, बट वी आर कंपेयरिंग देयर रनिंग या सो इट इज एज कोल्ड एज आइस। यहाँ पर कोल्ड को या वेदर को या किसी भी चीज के ठंडे होने को हम कंपेयर कर रहे हैं आइस के साथ, जबकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, आप पहले भी ये कर चुके हैं। नाउ पार्ट बी इज select the choice that explains the meaning of the simile as it is used in the sentences। यहाँ पर इन्होंने आपको सेंटेंस दिया और उसमें सिमिली यूज की हुई है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि उस सिमिली का क्या मतलब बनता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। अब ये सिमिली है, द सिमिली इज एज स्नग एज अ बग इन द रग मीन्स। अब इसका क्या मतलब होता है? अब सर्दियों की बात कर रहा है और कवर और बेड की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सिमिली का मतलब ये होता है आई वॉज कॉजी इन माई बेड। सेकेंड है द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई। अब इसमें सिमिली क्या है? एज स्वीट एज एप्पल पाई। अब इसका मतलब क्या है कि द न्यू टीचर वॉज नाइस, द न्यू टीचर वॉज बिग फॉर ईटिंग टू मच पाई, या द न्यू टीचर वॉज रूड। तो इस सिमिली का मीनिंग क्या बनता है? द न्यू टीचर वॉज नाइस। नेक्स्ट है देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल। द सिमिली वाइज एज एन आउल का क्या मतलब होता है? द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई, द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सिमिली यहाँ पर किस चीज को वाजिया कर रही है? इसको सी को। नेक्स्ट है द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3-ring circus द डे बिफोर ईद। सिमिली क्या है? लाइक अ 3-ring circus। तो 3-ring circus का क्या यहाँ पर मतलब बन रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखना है कि यहाँ पर सिमिली क्या मानी दे रहा है अपना। द शॉपिंग सेंटर वॉज क्वाइट, द शॉपिंग सेंटर वॉज बिग, या द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। तो यहाँ पर मीनिंग बन रहा है बिजी बिकॉज वो ईद का जिक्र और रश का जिक्र कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग ही वाज एक्टिंग लाइक अ बेबी। द सिमिली लाइक अ बेबी मीन, अब यहाँ पर लाइक अ बेबी का मीन क्या मतलब होगा? दानिश वॉज मेच्योर, या दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, या दानिश वॉज बेबी सिटिंग। सो करेक्ट आंसर होगा बी, दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश। नंबर 6 इज मोहसिन वॉज एन एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो व्हेन ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टोलन। यहाँ पर क्या सिमिली यूज हुआ है? एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो। इसका मतलब क्या है? मोहसिन वॉज हैप्पी, और मोहसिन वॉज एंग्री, और मोहसिन वॉज काम। मोहसिन वॉज एंग्री, वॉल्केनो की तरह फटा वो, तो इट मीन्स ही वॉज एंग्री। फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज, यूज दिस सिमिलीज इन सेंटेंस। इन्होंने आपको कुछ सिमिलीज दी हुए हैं और कह रहे हैं कि आप ब्लैंक बनाएं, मतलब इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। डैश एज टर्टल, he is as slow as turtle आ सकता है यहाँ पर। सेकंड है as quiet as, तो यहाँ पर क्या लग सकता है? he is as quiet as an owl, as black as a crow, as tall as a tree। dash as a lemon में लग सकता है यहाँ पर as bitter as a lemon। 6 में लग सकता है as sweet as honey। मतलब सिमिलीज को आपने कंप्लीट करना है। ये जो मैंने बताया आप वो भी लिख सकते हैं और आप खुद से भी इसमें इसको फिल कर सकते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक्चुअली इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और द सेम काइंड ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स।
कह रहे हैं कि आप कोई भी एक लाइन लेंगे, पोइम में कोई भी एक लाइन लेते हैं या किसी भी राइटिंग में आप कोई भी एक लाइन लेते हैं जिसके जो पहले पहले वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स हैं उनका जो वर्ड्स है वो बिगिनिंग जो होती है उन वर्ड्स की वो सेम साउंड के साथ हो या सेम अल्फाबेट्स के साथ हो या सेम साउंड के साथ हो, और आप स्ट्रेस दे रहे हो बोलते हुए तो सेम साउंड आती हो फर्स्ट बिगिनिंग में, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे अगर हम इसको रीड करें तो कैसे होगा, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये एस 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 एक तो ये सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और साउंड भी सेम दे रहे हैं, स्ट्रेस भी सेम आ रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। आपको पोएम को रीड करना है और अगर आपको कहीं भी इसकी एग्जांपल मिलती है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस। A pronoun is a word which is used instead of a noun. Personal pronoun का क्या मतलब होगा, ऐसा pronoun जो आप as a अपने लिए इस्तेमाल करेंगे या as a person who is speaking in the sentence उनके लिए यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर I, we, me, my, mine, you, yours, his, her, ये सब क्या होते हैं, ये pronouns होते हैं क्योंकि ये nouns की जगह यूज होते हैं और इनको हम personal pronouns कहते हैं। Filling the blanks with correct pronouns, आपने filling the blank करनी है with the correct pronouns। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, there is no need to shout, dash can hear you। पर्सनल प्रोनाउंस लगाने हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं there is no need to shout, I can hear you। I यहाँ पे ब्लैंक में आएगा। मैं 2 से 3 आपके लिए सॉल्व करूंगी, बाकी आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। You and I work well together, dash are a good team। अब यहाँ पर प्लूरल आ रहे हैं, तुम और मैं बहुत अच्छा काम साथ करते हैं, हम अच्छी टीम है, सो यहाँ पर क्या लगेगा, वी, प्लूरल का लगेगा प्रोनाउन। We have got a bit of problem, could dash help dash please। we, हम मुसीबत में फंस गए, could you help, क्या तुम हेल्प कर सकते हो, किसे। अब यहाँ पर क्या आएगा, अस, बिकॉज थर्ड पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अस प्लीज। दिस इज अ गुड फोटो, इजंट, फोटो है, फोटो की जगह क्या आप यहाँ पर लिखेगा, इजंट इट, इट्स, इज समीना इन इट, क्योंकि फोटो की बात हो रही है, सो इट इज, इसका क्या प्रोनाउन बनता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, इट बनता है, हम वो लगाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 2 to 3 ब्लैंक्स हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे। Select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence। आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट है आपने प्रोनाउन लगाने हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो मेल है, फीमेल है, अकॉर्डिंग टू दैट आप उसमें प्रोनाउंस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप हैज डैश मीटिंग हियर। अब ग्रुप है तो ग्रुप इज अ प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज इट्स मीटिंग हियर। ग्रुप सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप कौन से प्रोनाउन यहाँ पे लगेगा, इट्स। एनीवन कैन गेट डैश नेम इन द न्यूज। एनीवन, कोई भी, सब्जेक्ट क्या है, कोई भी, सो इट कैन बी हिज और हर। एनीवन कैन गेट हिज और हर नेम इन द न्यूज। कोई स्पेसिफिक नहीं है जेंडर के, फीमेल है या मेल है, एनीवन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ हिज लगा सकते हैं या हम हर लगा सकते हैं। None of the checks were cashed, dash finally expired। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका इस सेंटेंस में, चेक्स, तो अकॉर्डिंग टू द चेक अगर इस सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, they finally expired। जो रिमेनिंग इसके ब्लैंक्स हैं वो आप सब खुद सॉल्व करेंगे, ये सारी 4-5 जो रह गई। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। First of all, you should know what are adjectives. Adjectives are the words which are used to describe a noun। नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन की खूबियां बताता है, ऐसे लफ्ज को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, इसी तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव इज अ सिंपल, कि सिंपल एक एडजेक्टिव, कोई भी चीज कैसी है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड, हार्ड सिंपल। कोई भी नाउन कैसा है, वो हार्ड है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेबल, द टेबल इज हार्ड। सही। कंपैरेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है ऐसा एडजेक्टिव जो 2 नाउन्स के दरमियान
या जो दो नाउन्स को कंपेयर करने के लिए यूज हो, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? हार्डर। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल की बात की थी, तो टेबल की एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने बोला दिस टेबल इज हार्ड, तो टेबल की क्या सिफ्त है कि वो हार्ड है। लेकिन जब मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज करती हूँ तो मैं बोलूंगी द ब्लू टेबल इज हार्डर देन द रेड टेबल। जो ब्लू वाला है वो ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू द रेड। तो आई एम कंपेयरिंग टू टेबल, ब्लू और रेड वाले को, सो आई विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह अब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं कि हम जिस नाउन को ले रहे हैं उसको सबसे सुपर कर देते हैं, उसको सबसे ऊपर कर देते हैं। हार्डेस्ट के फॉर एग्जाम्पल आई विल से दिस टेबल इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग टेबल्स, कि ये वाला जो टेबल है ये सबसे ज्यादा हार्ड है। तब हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं? सुपरलेटिव। इट मीन्स कि अगर आपने नॉर्मल बात करनी है, नॉर्मल सिफ्त बतानी है नाउन की, वी विल यूज पॉजिटिव डिग्री। बट इफ वी हैव टू कंपेयर टू नाउन्स या उनकी प्रॉपर्टी को, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव। और अगर हमने किसी नाउन की जो एडजेक्टिव है उसको हमने सबसे सुपर, सबसे अबव रखना होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। Now complete the sentence by supplying the correct degrees of adjective. According to the sentence आप देखेंगे correct degree क्या बनती है adjective की। My family and I went to visit Murray last summer. Of all the summers I have had, I would say this was the dash summer ever. Good दिया हुआ है। अब good को आपने किस में चेंज करना है? आपने good की बताना है कि आप कौन सी डिग्री यूज करोगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो ये कह रहा है कि माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर, लेकिन ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, कि जितने भी मैंने गर्मियां गुजारी हैं, ये वाला जो समर था ये सबसे बेहतरीन है। सो व्हाट विल वी यूज अ सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड की सुपरलेटिव या थर्ड डिग्री क्या होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। सो वी विल राइट बेस्ट हियर। सेकंड है, अब नेक्स्ट इनमें से कोई एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं हम। आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन द अर्थ, कि इस पूरी मरी की ट्रिप के बाद मैंने ये महसूस किया कि आई एम द डैश बॉय ऑन अर्थ। आप ये सारी दुनिया के बॉयज के साथ अपने आप को सबसे ऊपर रख रहे हैं, तो फिर हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? सुपरलेटिव। लकी, लकियर, लकीएस्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? लकीएस्ट। सिमिलरली आप ये बाकी जो है आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ पर आप ये जस्ट आपको ये बता रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाएं, मतलब बहुत सारी सिफात आ जाएं, किसी भी नाउन की ज्यादा सारे एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो हम एक सीक्वेंस के साथ उसको अरेंज करते हैं। सीक्वेंस इसने यहाँ पर क्या बताया है कि सबसे पहले आप उस नाउन के जो एडजेक्टिव है उसकी वैल्यू को देखते हैं, ओपिनियन, फिर साइज आना चाहिए, फिर एज आए या टेम्परेचर, इन्होंने जस्ट आपको ये बताया है, फिर 4 नंबर पे शेप लिखो उसका, फिर कलर लिखें, फिर ओरिजिन लिखें, और फिर एंड पे उसका मटेरियल लिखें। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया वी सॉ डैश वेल इन द सी। अब इसने यहाँ पर दो चीजें दी हुई है, कलर और उसका साइज, ग्रे, ह्यूज। तो हम सबसे पहले कलर आता है, ये साइज, सबसे पहले साइज आता है और फिर कलर आना चाहिए। तो वी विल राइट वी सॉ अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी। आप आई होप आपको समझ आ गई होगी कि उन्होंने मोर देन वन एडजेक्टिव दिया हुआ है और उन्होंने सीक्वेंस बताई है कि पहले साइज आए, फिर एज आए, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, इस तरह आपने अरेंज करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर डैश बॉल फॉर बास्केट प्रैक्टिस। अब ये बॉल की 3 एडजेक्टिव यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्लू, कलर उसका, मीडियम उसका साइज, और रबर उसकी मटेरियल। तो हम कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम उसका साइज बताएंगे। तो बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केट प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो है वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज अ फ्रेज। Phrase is a part of a sentence which does not give you a complete sense or complete meaning.
फ्रेज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है या फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपना पूरा मतलब नहीं देते, जो अपना पूरा सेंस नहीं बताते, जिनके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता, जिनमें प्रेडिकेट भी नहीं होता। और एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहेंगे? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो किसका फंक्शन कर रहा हो, जो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा हो। क्योंकि एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं कि एक वर्ड होता है, लेकिन फ्रेज एक वर्ड नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव का काम करेंगे उनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, काली वाली जो छतरी है, ब्लैक अम्ब्रेला जो है वो मेरी है। अब अम्ब्रेला इज अ नाउन, तो कैसी है अम्ब्रेला? ब्लैक, दिस इज एन एडजेक्टिव। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखो, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है विद अ ब्रोकन हैंडल। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड है, लेकिन क्या बता रहा है ये वर्ड? ये अम्ब्रेला के, द अम्ब्रेला, वो छतरी कौन सी वाली? जिसका हैंडल टूटा हुआ है, वो मेरी है। सो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ दैट अम्ब्रेला। सो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। आपको पार्ट ई में उन्होंने कहा हुआ है पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस। सेंटेंसेस दिए हुए इनमें आपने एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। नंबर 1 इज he bore a banner with a strange device। आप यहाँ पर अंडरलाइन आप करेंगे with a strange device। बैनर है, उसको हमने बोर किया विद अ, मतलब बैनर लगाया विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। डिवाइस की खूबी एडजेक्टिव क्या है? उसका स्ट्रेंज, कि अजीब किस्म की डिवाइस है, तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव। यहाँ पर क्या होगा? इज ऑन लीव को अंडरलाइन करेंगे। प्रिंसिपल है, इस स्कूल के प्रिंसिपल की अभी यहाँ पर क्या एडजेक्टिव बताया हुआ है कि वो लीव पर है। द डिसीजन ऑफ द जज इज फाइनल, इज फाइनल जो है यहाँ का इसका एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस में द माउंटेन्स, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। कवर्ड विद स्नो क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई। तो कौन सा रनर डिड नॉट क्वालिफाई? विच इज इन द रेयर, सो वी विल अंडरलाइन इन द रेयर। सो लुक एट द नेक्स्ट पार्ट नाउ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आप पहले रिमाइंड कर लें अपने माइंड में। एक तो आप विल लगाते हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं बी गोइंग टू भी लगाते हैं, आई विल बी गोइंग टू, ठीक, ऐसे भी लगाते हैं, या आई एम गोइंग टू। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर हम प्लान्स की बात करते हैं, फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं या प्रेडिक्शंस करते हैं इन जनरल वे, जनरली अगर हम किसी प्रेडिक्शन या प्लान की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? विल। लेकिन अगर हम ऑलरेडी कोई प्लान बना चुके हो, हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए, या हमें वो कंप्लीट करना है, हमें मस्ट वो काम हमने करना होता है, जब हम बिल्कुल पक्के होते हैं तो फिक्स्ड अरेंजमेंट जो हम कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बी गोइंग टू या गोइंग टू। नाउ लुक एट द नंबर 1, वी डोंट हैव एनी ब्रेड, आई नो आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप। अब हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है, अब उसको ये बात पता है और वो जा रहा है, मतलब नाउ he is doing that, he is confirmed about that कि वो मार्केट जा रहा है, शॉप पे जा रहा है। So we will write I am going to. We don't have any bread, really. I dash get some from the shop. अब वो क्या कह रहा है? अब इसमें आप देखें we don't have any bread, वो कह रहा है वाकई। अब यहाँ पर वो लाइक एक जनरली बात करेगा कि अच्छा ऐसा है तो I will get some from the shop। अब यहाँ पर हम will लगाएंगे, जहां पे वो कंफर्म होगा कि यस मुझे पता है मैं जा रहा हूँ, तो मैं या जाऊंगा या जाता हूँ अभी, तो यहाँ पर हम क्या, वहां पर हम लगाएंगे गोइंग टू, और नेक्स्ट वाले में हम लगाएंगे विल। नंबर 3 है व्हाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस। आपको सूटकेस क्यों चाहिए? अब नाउ आंसर क्या है? आई डैश विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो पता लग रहा है कि he is confirmed about his next month plan. So हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? I am going to visit my mother in मुल्तान।
Number 4, I am really cold. I dash turn the heating on. अब यहाँ पर वो क्या फील कर रहा है, उसको बहुत ठंड लग रही है. So अब जो वो काम करेगा वो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ है, वो स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है उस चीज की. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, I am going to turn the heating on. Next, are you going to Jamshed's wedding tonight? Yes. Are you going to? अब क्या तुम भी जा रहे हो? I dash give you a lift. कि अगर तो तुम भी जा रहे हो, मतलब अगर तुम भी जा रहे हो तो I will give you a lift. Are you busy today? Would you like to have coffee? अब सेंटेंस पढ़ें. Sorry, I dash go to the library. I have been planning to study all day. Now he is planned कि वो उसने जाना ही जाना है. So we will write here, I am going to. Why are you carrying a hammer? I dash put up some pictures. अब उसने हैमर उठाई है किसके लिए? अब वो जो भी काम फ्यूचर में करने वाला है, he is strongly doing that, going to do that. So हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, I am going to put up some picture. नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. यूजफुल एक्सप्रेशंस टू शो एंगर. अगर आपको अपना गुस्सा शो करना है तो उसके लिए इन्होंने कुछ आपको रीजनेबल एक्सप्रेशंस बताए हैं. जैसे आई हैव जस्ट अबाउट हैड इनफ, बहुत हो गया बस. दैट्स गोइंग अ बिट टू फॉर, अब बहुत ज्यादा हो रहा है. आर यू बीइंग फनी, क्या आप मजाक कर रहे हो? व्हाई डू यू थिंक, व्हाट, हु डू यू थिंक यू आर, क्या समझते हो खुद को, क्या हो. So ये कुछ इन्होंने expressions बताए हैं just to add up in your vocabulary कि in anger you can use such kind of expression. Writing skill, explain the main idea of the poem. Main idea of the poem means मरकजी ख्याल. Paraphrase the stanza of the following of the poem. अब paraphrase का आपके 10th क्लास में ये सिस्टम है कि आपकी paraphrasing नहीं आती, आपको सिर्फ मेन आइडिया ऑफ द पोएम आता है, आपको थीम आता है लिखने के लिए 3 मार्क्स का, लेकिन स्टैंजाज की पैराफ्रेजिंग नहीं आती. सो हम इस पार्ट को स्किप कर. नेक्स्ट है राइट द समरी ऑफ द पोएम. समरी आप लिखेंगे बिकॉज समरी आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको काम आएगी कि समरी कैसे लिखी जाती है, खुलासा कैसे लिखा जाता है. वो मरकजी ख्याल से, ये थीम से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है. राइट अ पैराग्राफ ऑन हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. नाउ अगेन पैराग्राफ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आपके सिलेबस में एसेज है. तो हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस आप ऐसे करेंगे ऑफ 200 to 250 वर्ड्स, आप वो लिखेंगे अपने रजिस्टर्स पे. ये भी आपने खुद करना है. आई होप कि आपको यहाँ तक आपकी जो पॉइंट है ट्राई अगेन वो समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.